हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यदि किसी पेशेंट को घर पर कोई डेंजरस अरिथमिया यानी धबकारे की अनियमितता हो जाए तो उन्हें घर पर क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ों का पालन करने से रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पैल्पिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उनको फ़ायदा मिलेगा इमरजेंसी मैनेजमेंट में। आज उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ऐसे समय पर आप शांत रहे, काम रहे, एक जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। यदि ऐसे टाइम पर आप इधर उधर भागते दौड़ते हैं या स्ट्रेस एंजाइटी लेते हैं तो हृदय की गति स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से और बढ़ जाती है, तो पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम बिगड़ सकता है। तो यदि आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वैसे सिचुएशन में आपको एक जगह पर बैठ जाना है, प्रेफरेबली लेट जाए। लेटने का फ़ायदा ये है कि ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव होता है। जब कभी हृदय की गति बहुत बढ़ जाती है तो वैसे सिचुएशन में हार्ट उतना ज़्यादा ब्लड ब्रेन में पंप नहीं कर पाता है, तो वैसे लोगों को कई बार चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो प्रेफर ऐसा किया जाता है कि ऐसे टाइम पे अगर आप लेट जाएं थोड़ी देर के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर पॉसिबल है तो एक दो तकिए पाँव के नीचे रख ले तो वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें पाँव के नीचे अगर आप तकिया रख के पाँव को अगर उठा लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ पर पाँव को रख देते हैं टेबल वगैरह पे कि पाँव थोड़ा ऊपर रहे हेड के लेवल से, तो पाँव से ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा। तो वैसे केस में चक्कर कंपैरेटिवली कम आएंगे, क्योंकि पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट में कई बार ये ब्रेन का परफ्यूजन या सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा जैसी सिचुएशन है उसको असेस करिए। अगर धड़कन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल एडमिट करने की ज़रूरत है, खासकर तब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, तो आसपास के रिलेटिव्स को लेके लोगों के लिए आवश्यक है कि वो उस समय तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है और वो अनकॉन्शियस हो गया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो कार्डियक मसाज पेशेंट का चालू करिए और तुरंत एम्बुलेंस को संपर्क करिए। जितना जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि एम्बुलेंस में रखा डिफिब्रिलेटर कई बार पेशेंट की जान बचाने में इमरजेंसी में बड़ा उपयोगी होता है। कार्डियक अरेस्ट में जब पेशेंट चला जाए, पल्स नहीं आ रही हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, तो यही एकमात्र चीज़ है जो पेशेंट को बचा सकता है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप लापरवाही करते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करने में लेट करते हैं तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। बने जितना जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करें और बाकी सारे दवाइयों का मैनेजमेंट और पेशेंट को काम करने का जो भी प्रोसेस है वो उसके बाद चालू करें। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत है, अगर कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन पहले से आपको दी हुई है पैल्पिटेशन के हिसाब से, जो कि पेशेंट को लेने की आवश्यकता है, जिससे उसको राहत मिल जाती है या मिल सकता है, तो वो लेने में उसकी मदद करे। पेशेंट इस टाइम पे पेशेंट खुद अपनी दवाइयों को ढूंढ रहा है या पेशेंट खुद अपनी दवाइयों के पीछे माथापच्ची कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। कौन सी दवा अच्छी है वो या तो आपको पहले से पता है तो दे दीजिए, नहीं तो डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके पूछ लीजिए कि ये दवा देनी चाहिए कि नहीं। और उस समय मोस्टली बीटा ब्लॉकर या एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन जो गति को कम करने के लिए यूज़ होती है, ज़्यादातर पेशेंट को दिया जा सकता है। इसमें एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन में भी जो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स होते हैं वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें पानी से निगलने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही मुँह में घुल जाती हैं, तो थोड़ा जल्दी असर हो जाएगा। और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो गति कम करने की दवा है, थोड़ा हाई डोज पे ले लेते हैं तो अच्छा है। मान लीजिए आपके घर में अगर एक टैबलेट पड़ी हुई है 2.5 मिलीग्राम्स की या 5 मिलीग्राम्स की, तो आप एक के बदले 2 टैबलेट भी दे सकते हो। और प्रेफरेबली डॉक्टर से पूछ के, ऐसा नहीं करिए कि पेशेंट का बीपी हो रहा है 50-60 और आपने बहुत हाई डोज दे दिया, तो बीपी ज़्यादा कम होने का भी दिक्कत हो सकता है। तो डॉक्टर के साथ पूछ लीजिए पेशेंट का, लेकिन कितना हार्ट रेट हो रहा है, कितना ब्लड प्रेशर है, क्या सैचुरेशन है, अगर आप घर पर चेक कर सके तो काफ़ी मदद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, डॉक्टर आपको बेटर वे में फ़ोन पर भी गाइड कर पाएगा। मान लीजिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो उतना ही जल्दी पेशेंट को आपको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। घर पर अगर मान लीजिए बीपी ऑपरेटर्स नहीं है और पता नहीं चल पा रहा है कि ब्लड प्रेशर कितना है, तो बॉडी अगर ठंडी हो रही है या पेशेंट का रिस्पॉन्स पैटर्न कम हो रहा है, पेशेंट की बॉडी अगर शिथिल है, तो कंपेरेटिवली आप मान सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ये इसके इनडायरेक्ट साइंस है। तो वैसे केस में और जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना आवश्यक है, खासकर ऐसे पेशेंट में जिनका सैचुरेशन कम है, यानी पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके घर पे उससे आपने देख लिया सैचुरेशन कम है, तो आपको समझ में आ जाएगी कंडीशन बिगड़ रही है। इसके अलावा पल्स रेट अगर 150 से ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली डेंजरस सिचुएशन है। मान लीजिए कोई भी कारण में पेशेंट का हृदय गति अगर 100, 110, 120 है तो फिर इतना टेंशन की बात नहीं है। वैसे में आपको गति कम करने की दवा या वैसे में आपको पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पैल्पिटेशन वैसे को भी हो सकता है, लेकिन अगर 150 से ऊपर है हृदय गति तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा घर पे आप वेगल मनूवर्स कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हृदय गति ज़्यादा है तो वो ज़ोर ज़ोर से खांस सकता है, जो कि हृदय गति को कम करता है, वेगल नर्व्स को एक्टिवेट करता है।
इसके अलावा जिस तरह से आप मोशन करने के टाइम पेट पर प्रेशर लगाते हैं, नीचे की तरफ एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसा पेशेंट को करने को बोलिए मोशन के टाइम, जिसको या बच्चे को माँ जब धक्का देती है अपने पेट की मसल्स को यूज़ करके, वैसा टाइप का उनको इंकरेज करिए करने को। ये करने से बॉडी का जो है वेगल टोन बढ़ता है और हृदय गति कम होती है। तो ये बेसिकली वेगल मनूवर्स हैं जिसको आप घर पे कर सकते हैं और इससे भी कई बार हृदय की गति कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जहाँ तक पॉसिबल है रिलैक्स रहिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, धीरे धीरे और गहरी गहरी सांस लीजिए। इस सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे, घबरा जाओगे और बहुत जल्दी जल्दी सांस लोगे तो हृदय गति और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे आपका रिदमिया प्रॉब्लम्स बिगड़ सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेना है, रिलैक्स रहना है, बैठ जाना है या लेट जाना है। इसके अलावा कई बार आप चेहरे को बहुत ठंडे पानी या आइस में भी डुबा सकते हो। कई बार आप ऐसा कर सकते हो कि बिल्कुल ठंडे पानी या बर्फ़ का एक पानी में बर्फ़ भर के उसको बहुत ठंडा कर लिया, उसमें सर को डुबा लिया या चेहरे को डुबा लिया, फेस को आप बहुत ठंडे पानी से स्प्लैश किया बेसिन में जाके, वैसा भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें करने से क्या है, चेहरे को सडनली अगर ठंडा लगता है या ठंडे चीज़ों का एक्सपोजर होता है तो इससे भी बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है और सडनली वेगल टोन बढ़ने से हृदय गति नॉर्मल हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो ठंडी चीज़ों का प्रयोग करिए, यानी चेहरे को या तो ठंडे पानी या आइस का एक्सपोजर करना है या चेहरे को ठंडे पानी से स्प्लैश करना है। ये सब चीज़ें करने से भी हृदय गति कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा क्या पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन है, क्या बीपी है, क्या पल्स है, ओवरऑल कंडीशन कैसी है, बॉडी कैसा कोल्ड है या नहीं, ये सब चीज़ों का प्रॉपर मॉनिटर करते रहिए ताकि आपको पता रहेगा कि कंडीशन सुधर रही है कि बिगड़ रही है। तो वैसे सिचुएशन में आप डिसीजन जल्दी ले पाओगे, बेटर ले पाओगे। तो जो भी पेशेंट का सिचुएशन है उसके बारे में कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहिए कि बीपी पल्स कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में, कंफर्टेबल कमरे में रखिए। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जगह में, अनकंफर्टेबल पोजीशन में या सिचुएशन में अगर पेशेंट रहेगा तो उसको और ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। अपने कमरे में जहाँ पर वो नॉर्मली रहता है वहाँ पे वो रिलैक्स फील करेगा, आसपास रिलेटिव्स रहेंगे तो वो रिलैक्स फील करेगा। उनको काम और रीअश्योर करने की कोशिश कीजिए कि हम सब हैं, हम आपको ध्यान रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैसे में पेशेंट को अच्छा लगेगा। अगर आसपास रिलेटिव्स भी पैनिक हो गए और वो घबराने लग गए तो पेशेंट भी और ज़्यादा घबरा जाएगा और हृदय गति बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको शांत रहने की ज़रूरत है और पेशेंट को रीअश्योर करने की, उसको शांत रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ पे, जिस हॉस्पिटल में भी आप शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को, वहाँ की एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है, हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्म करना है कि आपको पेशेंट वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी कई बार बेड्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। पहले से आप फ़ोन करके पूछ लो कि भाई नज़दीक में जो भी हार्ट का हॉस्पिटल है या जहाँ पे हार्ट का प्रॉपर केयर हो सकता है, ICU वगैरह है, वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लीजिए कि बेड्स का अवेलेबिलिटी है कि नहीं तो अब पता चले पेशेंट को लेके पहुँचे और बेड ही ना मिले तो वो भी दिक्कत हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है। तो आप पहले से फ़ोन करके पूछ लीजिए और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की भी हेल्प लेना ऐसे टाइम में अच्छा है कि जब आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में 2-4 जो हेल्पफुल रिलेटिव्स हैं जो ऐसे सिचुएशन में आपकी मदद कर सकते हैं, उनको कॉल करके आपने इन्फॉर्म कर दिया तो अच्छा है। वैसे टाइम में क्या है, अकेला सब कुछ आप कर पाओगे और सारे डिसीजंस ले पाओगे। कई बार टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं तो उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि रिलेटिव 4 घंटे बाद आ रहे हैं, 6 घंटे बाद आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो उनको पहले से ही ऑन द टोज रखिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो एटलीस्ट अवेलेबल रहे और अगर कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना हो तो वो आपकी हेल्प कर पाएँ। इसके अलावा ज़रूरी है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसका एयरवे, मुंह खुला रहे। घर पे अगर माउथ गैग्स वगैरह अवेलेबल है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो CPR वगैरह की अगर आपको ट्रेनिंग मिली है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। पर कोशिश करिए कि पेशेंट का मुंह क्लियर रहे, मुंह में सलाइवा वगैरह ना भर जाए, उसको क्लियर करने का प्रयास करिए। हालांकि बिना इक्विपमेंट और गैजेट के घर पर इसको करना उतना ईजी नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी के जो मेडिसिन और इंजेक्शंस हैं वो आपके पास घर पर अवेलेबल रखिए। जिस तरह की आपके पेशेंट को बीमारी है और घर पर जो जो टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हो उनका एक इमरजेंसी किट बनाकर घर पर रखिए तो ये आपके लिए इमरजेंसी टाइम्स में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। घर पर मैनेज करना पेशेंट को थोड़ा बेटर या ईजी हो जाएगा। तो यदि आपको अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो रही है तो घर पर इमरजेंसी किट जिसमें कौन कौन सी दवा दे सकते हैं, किस किस सिचुएशन में, वो लेबल की भी रखी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब कभी पेशेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वैसे कंडीशन में पेशेंट खुद गाड़ी ड्राइव ना करे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। खुद गाड़ी ड्राइव करने में जान का खतरा बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के नंबर्स हैं उनको पहले से ही एक जगह पे रेडी करके रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में ढूंढते रहते हो कि इसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, किसका नंबर किस नाम से मोबाइल में सेव्ड है, कई बार वो भी इशू हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट लोगों के नंबर है घर पर एक
जो सबसे सामने ड्राइंग रूम में कोई ड्रॉअर वगैरह है या कोई ऐसी जगह पे जहाँ इजीली एक्सेसिबल है और घर वालों को पता है कि ये जगह पे नंबर्स होते हैं, वहाँ पे एक डायरी में या कोई जगह पे रख लीजिए। तो इमरजेंसी में आप सबको कांटेक्ट करने के लिए आपको फिर भागना दौड़ी नहीं करना पड़ेगा, नंबर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उनका सबको इजीली एक्सेस रहेगा। और इसमें सिर्फ परिवारजनों का नंबर नहीं, हॉस्पिटल का नंबर, डॉक्टर का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, कि कहाँ पे किस किस को इन्फॉर्म करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, वो सारी डिटेल्स भी हो तो ज़्यादा ईजी रह जाएगा। इसके अलावा अगर ये धड़कन का प्रॉब्लम या पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम किसी शॉपिंग मॉल में या ऐसी कई जगह पे हुआ है, तो वहाँ पे कई बार इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर किट अवेलेबल रहता है, उसका प्रयोग आपको उस किट में इजीली लिखा रहता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या किसी आसपास किसी ट्रेन पर्सनल का मदद ले सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में और कुछ ट्रैफिक जगहों पे ये अवेलेबल रहता है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहता है, काफ़ी जगहों पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ये होता है, पर अपने आप पे उतना ईजीली अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है। पर अगर ये अवेलेबल हो तो इससे कई बार पेशेंट की जान बचाई जा सकते हैं। इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर किट या AED डिवाइस इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट में रखिए, कोई ऐसे हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। पेशेंट अगर रैंडमली कहीं पे जा रहा है जहाँ पे गिर जाने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है, पानी वानी बिखरा हुआ है, वैसे जगह पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे टाइम पे पेशेंट को घर की बालकनी में ना खड़ा रहे, रोड पे ना जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टाइम पे चक्कर खा के सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और एक्सीडेंट से ज़्यादा जान का खतरा हो जाएगा। मतलब पेशेंट अरिथमिया से मरे नहीं मरे या पैल्पिटेशन से प्रॉब्लम हो नहीं हो, एक्सीडेंट की वजह से जान चली जाएगी। तो वैसे इन्वायरमेंट में पेशेंट को जहाँ सबसे ज़्यादा सेफ हो पेशेंट वहीं पे वो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा घर के सारे मेंबर्स को CPR और फर्स्ट एड में पूरी तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए। जिस भी घर में ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ पे पेशेंट को पहले अरिथमिया हो चुका है या बार बार होता रहता है, वहाँ पे सारे घर वालों को CPR पर और फर्स्ट एड पर पूरी ट्रेनिंग होना चाहिए। इमरजेंसी में ज़्यादातर पेशेंट्स के घर वाले पैनिक कर जाते हैं और मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिर कंडीशन बिगड़ जाती है। तो अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा ईजी रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को थोड़ा सा, अगर आप डिस्कम्फर्ट पेशेंट को लग रहा है तो थोड़ा पिलोज वगैरह का यूज़ करके पेशेंट की बॉडी को थोड़ा प्रॉप अप कर सकते हैं। अगर किसी को पैल्पिटेशन के टाइम सांस फूल रही है तो सर को थोड़ा सा एलिवेट करके सर के नीचे 2-3 पिलो रखिए। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो पाँव को एलिवेट करिए और पाँव के नीचे 2-3 पिलोज रखिए, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं इसका मतलब ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आपको ब्रेन को ज़्यादा ब्लड देना है। अगर सांस फूल रही है तो इसका मतलब लंग्स में ऑलरेडी पानी भर रहा है, तो लंग्स में पानी कम जाए तो इसके लिए आपको सर के सेनाने एंड को एलिवेट करना है। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको सिम्टम्स के हिसाब से ध्यान रखना है, जिससे आप पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकोगे। और बने जितना जल्दी, अगर सीरियस प्रॉब्लम है और खासकर अगर पेशेंट को पहले से कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम रही है तो वैसे केस में बने जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सडनली बिगड़ने का हालत पेशेंट का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए उतना अच्छा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी इमरजेंसी में अगर किसी को अगर धड़कन का प्रॉब्लम या अरिथमिया हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, तो घर पर उसे कैसे मैनेज किया जाए और क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।